Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड उसमें नर्स का क्या रोल है, हमारा क्या रोल होगा, वो चीज़ आज के इस वीडियो में वन शॉट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 12 है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए कि न्यूट्रिशन क्या था, न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखे थे, प्रोटीन फैट वाइटमिन्स देखने के बाद उसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, साथ ही साथ बैलेंस डाइट क्या है, थेराप्यूटिक डाइट क्या है। अभी तक आप देखोगे यूनिट 11 जो हम लोग डिस्कस किए सारा चीज़ यही था। अब क्योंकि वो प्रॉब्लम है तो वो चीज़ों को अब हटाना भी होगा। उसके लिए हमारा देश, हमारा कंट्री, नेशन जो है बहुत सारा प्रोग्राम लाया है ताकि हमारे इंडिया से जितने भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके और इसको मतलब अच्छा से ये काम करे प्रोग्राम। इसमें नर्स का भी अपना रोल होता है। वही चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इससे क्वेश्चन आता ही है। लाइक जैसे थेराप्यूटिक डाइट, अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जिसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है उससे बोलूँगी। बैलेंस डाइट जो है या फिर थेराप्यूटिक डाइट, ये दोनों चैप्टर और साथ साथ एक ही चैप्टर, मतलब इससे क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि अभी तक यूनिट जो भी 11 है ख़त्म हो चुका है, सारा वन शॉट वीडियो है, साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता चुकी हूँ। नर्सिंग फाउंडेशन 1, 2 और साथ ही साथ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का भी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ सबका नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, जिसके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप व्हाट्सएप से जाके नोट्स भी ले सकते हो, इसका भी वहाँ ही मिलेगा नोट्स। डिस्कस कैसे हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पहले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी जो सेमेस्टर वाइज हुआ है आपको सिलेबस पे अपना कमांड रखना होगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है और वो सारा चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें ये जितने भी चीज़ है, आज का हमारा गोल क्या होगा, ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इंडिया, साथ ही साथ पॉलिसी क्या है और जितने भी प्रोग्राम है साथ ही साथ सबका रोल क्या है उस प्रोग्राम में नर्स का, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स में क्या विशेषता रहती है, कई लोग जो है वो मतलब कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, नोट्स नहीं बना पाते हैं, लोगों के पास टाइम कम रहता है, तो उस वहाँ से आप वो टाइम बचा सकते हो और साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है और 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जब से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। अगर है भी तो ईयरली वाइज है, जिसमें सिलेबस ज़्यादा था, कभी हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड हुई तो वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो सब आपको वहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगी। और वैसे हम लोग यहाँ है क्या ये चैप्टर, ये सब डिस्कस करेंगे और लास्ट में बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट ही जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या क्या हमारे इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। तो सबको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अब इतने सारे लोगों में प्रॉब्लम तो होगा ही और सबसे ज़्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम इस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उसमें भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से बोल रहा है कि इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अगर चाइना के बाद देखें तो। इस इतने सारे पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है रूरल कम्युनिटी के, वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि क्या उनकी हालत है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं बेसिकली गांव वाले एरिया में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है जो रूरल एरिया है, और वही अर्बन एरिया में जिनकी इनकम हाई है उन्हें जो है वो न्यूट्रिशन हाई होने की वजह से हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो वही बोला जा रहा है कि फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो अननरिश्ड हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में मतलब उन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ स्मॉल ग्रुप जो है मतलब बहुत कम है जिनको ना ज़्यादा न्यूट्रिशन है ना कम है, मतलब वो सही अमाउंट में ले रहे हैं। और हाई और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाई इनकम ग्रुप है, बेसिकली जो शहर में रह रहे हैं या फिर जिनकी इनकम अच्छी है, उन वो जो है वो न्यूट्रिशनल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। न्यूट्रिशन हाई होना मतलब सही से वो न्यूट्रिशन अगर ले रहे हैं तो ज़्यादा ले रहे हैं, जिनके वजह से डायबिटिक मेलाइटस हो रहा है, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था। अगर नेक्स्ट देखें कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल ग्रुप कौन है, मतलब कि किन्हें ज़्यादा चांस है ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होने का इंडिया में, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे बढ़ जाती है, क्योंकि अपना भी ग्रोथ देखना होता है और साथ ही साथ बच्चे का भी ग्रोथ देखना होता है। नेक्स्ट आता है लैक्टेटिंग वुमेन, क्योंकि उस टाइम पे भी जो मदर का मिल्क है उसी से सारा न्यूट्रिशन मिल पाता है बच्चे को, तो उनमें भी ये अगर वो सही अमाउंट में ना ले तो वो प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है, तो वो जो है वो वल्नरेबल, मतलब उन्हें चांसेस होती है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को का। साथ ही साथ प्री स्कूल जो चिल्ड्रेन है
जो बेसिकली स्कूल जाने से पहले जो आंगनबाड़ी ये सब में जाते हैं, उनमें भी ग्रोथ उस टाइम पे मतलब होती रहती है। उन्हें भी जो न्यूट्रिशन है एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए, अगर सही से ना मिले इन लोग बच्चे ज़्यादा माल नरिश्ड देखने को मिले, ज़्यादातर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। एडोलसेंट गर्ल इस टाइम पे इनमें पीरियड ये सब आती है, ग्रोथ ये सब देखने को मिलता है, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल अगर फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पे आयरन ये सब ज़्यादा चाहिए, और अगर नहीं मिला तो ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अंदर मतलब उसके अंदर ये गिना जाएगी, वल्नरेबल ग्रुप इन्हें माना जाएगा। साथ ही साथ एल्डरली जो है उन्हें भी जो चीज़ें चाहिए एक अच्छे अमाउंट में चाहिए, और आजकल लोग मतलब एल्डर लोग पे ध्यान न देना, या फिर उनकी जो है वो कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, उन्हें में डिजीज कंडीशन आने लगती है, तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्हें न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो सही मिले, लेकिन ना मिल पाने से ये भी वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जिनमें ज़्यादा होगी वो उनका लिस्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या रीज़न है कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। सबसे पहले डाइटरी प्रैक्टिस, सही से खाना ना लेना, साथ ही साथ इनएडिक्वेसी ऑफ फूड प्रोडक्ट। ऐसा देखिए, ऐसा तो आप देखोगे ना तो इंडिया में फूड की कमी नहीं है, उस फूड का लोगों तक पहुंच नहीं पाना, असेस नहीं हो पाना के वजह से इनएडिक्वेसी ऑफ फूड प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर हम लोग देखें ऐसे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बहुत है इंडिया में, तो क्या इसका रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में खाना नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सरकार और जो भी पॉलिसी है वो बताती है कि हमारे मतलब कि यूपी में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में इतना खाना होता है कि वो पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड को खिला सकता है, लेकिन क्योंकि वो सही कैसे उसे लोगों तक पहुंचाना है ये इंडिया में ये हो नहीं पा रहा है, लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से इनएडिक्वेसी जैसी कंडीशन होती है। ओवर नरिशमेंट नेक्स्ट है जो रीजन है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम का। तो ओवर नरिशमेंट अमंग द ग्रुप ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसा कि हम लोग देखें कि माल न्यूट्रिशन का मतलब फर्स्ट चैप्टर से मैं समझाते आ रही हूँ कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि न्यूट्रिशन का कमी होना, माल न्यूट्रिशन में आता है कि न्यूट्रिशन का ज़्यादा होना या फिर कम होना, दोनों चीज़ें आती है। तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम का एक ये भी कारण है कि जो हाई सोशियो इकोनॉमिक वाले हैं, मतलब जिनको कम खाना चाहिए। देखिए, खाना का एक मतलब है, अगर मतलब आप खा रहे हो या फिर मैं भी अगर खाती हूँ तो जितना खाना है उतना है। कोई अगर बोले कि बहुत कम खाती हो, तो भाई खाना को ऐसा खाओ कि मतलब आप खाना को खा रहे हो, ऐसा नहीं कि खाना आपको खा जाए। तो वही बात है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो खाना को ऐसे खा रहे हैं कि खाना उनको खाने लग रहा है, डायबिटिक मेलाइटिस जैसी कंडीशन। तो ओवर न्यूट्रिशन भी होना, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ये भी वजह बन रहा है एक माल न्यूट्रिशन का, जिसका वजह से लोग ओवर नरिशमेंट में जा रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन के वजह से भी बहुत, अगर बैक्टीरिया सब हो गया तो उनके अंदर ऐसा डिजीज कंडीशन होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट सब होता है, तो उनके अंदर भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस कई लोगों का है, स्टारवेशन करते हैं, भूख रहते, मतलब कि उनका बिलीव है जिसकी वजह से कई लोग जो है वो ये नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये सब उनकी कल्चरल बिलीव है जिसके वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना। हालांकि अगर हम लोग देखें जो लोग नहीं नॉनवेज खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें उनके पास ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर सके, लेकिन फिर भी वो सही उनको जानकारी नहीं है जिसके वजह से वो भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लार्ज फैमिली, बहुत सारे फैमिली हो गई तो फिर सबको खाना नहीं मिल पाता। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, साथ ही साथ हमारे इंडिया में अगर देखिए, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो भी रहा है, अगर थोड़ी सी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो रही है, अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती तो वहाँ पे डॉक्टर नर्सेस उनको बताते, उनको समझाते कि आप कम अमाउंट में भी ये चीज़ें से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं है जिसके वजह से न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी रीजन थी। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आखिर है कौन कौन सा। तो अभी तक जब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो हमारा यूनिट 7 था उसमें देखे थे, तो सारा चीज़ आया था, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, सैम, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें। लेकिन जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में जो आप लिखोगे, अगर कभी एग्जाम में आया तो उसमें आप लिखोगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसी के लिए प्रोग्राम भी है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा कोई न्यूट्रिशन या फिर माल नरिशमेंट वाली कंडीशन है तो वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, जिसमें क्वासीओरकर एंड मरासमस आता है। क्वासीओरकर मरासमस बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करे हैं। इनसफिशिएंट प्रोटीन कंजप्शन अगर हो तो प्रोटीन ना हो जिसके वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से फ्लूइड जो है वो
जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण क्वासी ओरकर में बच्चा जो है उसके अंदर एडीमा देखने को मिलता है। साइन सिम्टम में इसमें एडीमा, उनका पेट जो वो मटके की तरह हो जाता है, डिस्टेंशन एब्डोमेन, तो ये सारी चीज़ें क्वासी ओरकर की थी। साथ ही साथ जो एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में एक मरासमस आ रहा था, और इसमें क्या था मरासमस में, इसमें एनर्जी की डिफिशियंसी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों डिफिशियंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैलोरी नहीं मिलता है और बच्चा मरा मरा दिखता है। बैगी पैंट अपीयरेंस सारा चीज़ इसी में देखने को मिलती है। हम लोग वहाँ ही डिस्कस किए थे कि मरासमस भले ही देखने में बच्चा मरा मरा दिखता है, लेकिन इससे भी ख़राब ज़्यादा कंडीशन क्वासी ओरकर होता है, क्योंकि बच्चा इसमें सुगरी मतलब कि वो पफी दिखता है, फूला हुआ दिखता है, जिसके वजह से उनके मम्मी पापा को पता भी नहीं चल पाता है। उनको ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चा सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसीलिए क्वासी ओरकर ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। मरासमरी क्वासी ओरकर में क्या था, इसके अंदर बेसिकली दोनों कंडीशन, अगर बेबी एडिमेटस भी है और साथ ही साथ वो मरा मरा भी दिख रहा है, तो वो कंडीशन मरासमरी क्वासी ओरकर था। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी था और सैम हमारे में डिस्कस भी करना था अलग से, तो ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्राइटेरिया लेके मिड आर्क सर्कमफेरेंस या फिर वेस्टिंग की कंडीशन में ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी एग्जाम में आ सकता है। आप यूनिट जो 8 है उसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब भी आप प्रोटीन की न्यूट्रिशन की बात करोगे और अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ के जाते हो तो बहुत खतरे में हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक लो बर्थ वेट, जो कि कमी ही होना है। ये हम लोग इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा जन्म लिया अगर वो 2.5 kg से कम हो तो वो लो बर्थ वेट में जाता है। तो ये भी हमारे इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं उनकी मम्मी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण से लो बर्थ वेट वाले जन्म लेते हैं। नेक्स्ट आता है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, बेसिकली यहाँ तक था, एक एक्स्ट्रा में हम लोग लो बर्थ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारी चीज़ें थी। माइक्रोन्यूट्रिएंट में बेसिकली वाइटमिन्स और मिनरल्स आते हैं, जिसमें जितने भी मिनरल्स हो गया फिर वाइटामिन्स, सबकी डिफिशियंसी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिल रहा है वो चीज़ें बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इंडिया में। विटामिन ए की डिफिशियंसी, जिसके वजह से ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में देखिए, इसके लिए प्रोग्राम भी है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। और एक जो है वो फ्लूरोसिस है। फ्लूरोसिस क्या है, फ्लोरीन जो एलिमेंट होता है वो पानी से, वाटर में अगर ज़्यादा है वो फ्लोरीन जो है वो टीथ में जो है वो पीलापन लाता है। बहुत लोगों का देखोगे उस कंडीशन को फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो ये भी कंडीशन इंडिया में ज़्यादा है, जिसके वजह से अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो रहा है, जिसे फ्लोरोसिस कंडीशन बोलते हैं, एक तो बोन पेन और फ्रैक्चर होने की चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, जो कि इनामेल जो है दांत का, वहाँ पे पीलापन आ जाता है, फ्लोरीन जो है वहाँ पे चिपक जाता है। तो ये फ्लोरोसिस की कंडीशन भी देखने को मिल रही है इंडिया में, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में आएगा। कुछ और है जो कि क्रोनिक डिजीज, इसमें बेसिकली लोग जो ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो कंडीशन है। इसमें हाइपरटेंशन आएगा, जो सेचुरेटेड फैट जो है अगर ज़्यादा कोई ले रहा है तो वो ये कंडीशन में आएगा। ये कंडीशन को ज़्यादातर मतलब अमीरों वाली बीमारी बोला जाता है। हालांकि आजकल तो सब में देखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये जो सेचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं उनकी वेसल्स में ये चिपकती है फैट, सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्रोनिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सब सारी चीज़ें जो है सबका यही मेन होता है कि सबसे पहले ये अगर वो सेचुरेटेड अपने खाना में ज़्यादा ये ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल तो उनके वेसल्स में चिपकेगा और कार्डियक इन्फेक्शन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटिक, ग्लूकोज का ज़्यादा होना, साथ ही साथ क्रोनिक डिजीज में क्रोनिक लीवर डिजीज भी है, जो ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं। क्लोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रोनिक डिजीज में आ रही है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो क्रोनिक डिजीज में आ रही है, जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से रिलेशन रखती है और ये जल्दी ठीक नहीं होती है। ये क्रोनिक बहुत दिनों तक जल्दी मतलब जिनको हो गया वो ठीक नहीं हो सकती। क्लोन कैंसर अगर देखें या फिर प्रोस्टेट कैंसर देखें कि अगर कोई ज़्यादा रेड मीट खा रहा है तो उसमें हानिकारक चीज़ें उनके बॉडी में जा रही है। साथ ही साथ क्लोन कैंसर वो फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन होना, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हुआ, तो
कोलोन कैंसर, तो ये सब भी न्यूट्रिशन से रिलेशन रखता है। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या हो रही है कि ये जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए क्रोनिक डिजीज में आ जाती है। कुछ अदर भी है, कुछ लोगों को मिल्क एलर्जी है, वो सही से जो है वो मिल्क जैसे ही लेते हैं एलर्जी होने लगती है। तो क्योंकि अब मिल्क से बहुत सारी न्यूट्रिएंट वाइटमिन्स मिल रही थी, अब अगर वो नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे। साथ ही साथ डायरिया की कंडीशन होना, जिसके वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर चला जाता है, तो वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर माल नरिश की कंडीशन में जा सकते हैं। सीलियक डिजीज, जिसमें कि ग्लूटेन, ये सब की प्रॉब्लम हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि बुलिमिया नर्वोसा या फिर ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, जो बेसिकली गर्ल्स में होती है। उन्हें लगता है बहुत खाना खा लिया, अपने ही हैंड द्वारा वो खाना को बाहर करती है, तो इसकी वजह से भी मालन्यूट्रिशन की कंडीशन हो रही है, तो जो कि इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो इसमें बेसिकली देखना क्या है, हम लोग इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कभी भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आ गया, जो कि क्योंकि हमारे ये सिलेबस में एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो आ सकता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि ये है क्या, इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक कौन से इस वल्नरेबल ग्रुप है, जो भी बच्चे या फिर ज़्यादातर प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर है, प्री स्कूल जो चिल्ड्रन है। और इसके बाद आपको लिखना है कि रीजन क्या है, तो सही से लोग उस तक पहुँच नहीं पा रहे, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा खाने लग रहे हैं। और फिर एक क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में आप प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, क्योंकि आप पढ़ चुके हो यूनिट 8 में, तो जितना हो सके लिख सकते हो। साथ ही साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी पहले वाले चैप्टर में पढ़े, तो जो मन करे इसमें आप एक एक लिख सकते हो, या फिर 5 मार्क्स के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि इतना मार्क्स में पूछा है, जैसा पूछा है उसमें आप कंटेंट डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जिसे NNP भी बोलते हैं, तो ये NNP से भी कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो पता रहना चाहिए आपको कि इसका मतलब नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी होता है। ये क्या है, देखिए नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है इंडिया में, वो सारा चीज़ देखता है कि कहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें देखने के बाद यही जो है वो फिर प्रोग्राम बनाने में हेल्पफुल होता है, और वो प्रोग्राम में स्पेसिफिक चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि देखेंगे कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जो कि विटामिन ए के सप्लीमेंट पे ध्यान देगा, लेकिन उसे बनाया कौन था, तो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी मतलब उसे बनाने या फिर खड़ा करने में उनके अंदर क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये हेल्प करता है। सो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है एक हैज़ बिन लॉन्च, ये कब लॉन्च हुआ है, 1993 में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तभी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बोला जा रहा है। ये क्या करता है कि यह जो सेट ऑफ नेशन वाइड गाइडलाइन देता है, स्पेसिफाई हाउ न्यूट्रिशन नीड टू द पॉपुलेशन विल बी मेड, क्या प्रॉब्लम है, किनको कौन सा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ये चीज़ें देखती है। एम क्या है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी का, तो ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस, माल न्यूट्रिशन का जो इंसिडेंस है उसको कम हो सके। साथ ही साथ ये जो है लो बर्थ वेट जो बेबीज़ था, जो हम लोग देखे थे कि 2.5 kg से अगर कम हो रहा है बच्चों से, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, माँ सही से न्यूट्रिशन नहीं ली, इसके वजह से ऐसा बच्चा की कंडीशन होता है। तो उससे कम से कम ये ऐसा करे कि वो 10% जो है वो कम हो सके, मीन्स कि वो ना के बराबर हो जाए। पूरा अगर ख़त्म ना कर पाए तो कम से कम 10% से कम वो चीज़ें हो पाए। नेक्स्ट आता है कि ब्लाइंडनेस की जो कंडीशन हो रही है विटामिन ए डेफिशिएंसी से, उसे भी हटाया जाए। और जैसा कि मैं आपको बताई, आप कंफ्यूज हो गए कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन जो पॉलिसी नीति है, वो पहले चीज़ों को देखता है कि किनको क्या ज़रूरत है, फिर उसी के अनुसार प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम जो है स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान देके वो चीज़ों को हटाता है। तो आप ऐसा समझना कि नेशनल न्यूट्रिशन जो है वो इसी के थ्रू सारे प्रोग्राम आएंगे, और प्रोग्राम स्पेसिफिक ये सभी चीज़ों को देखता है, सारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को देखता है। वही प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफिक पे ध्यान देके उसको हटाने की कोशिश करता है। सो ये विटामिन का, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ये मतलब मेजर प्रॉब्लम है विटामिन ए का डेफिशिएंसी, तो उसको भी हटाने की कोशिश करता है सप्लीमेंटेशन देके विटामिन ए का। साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलती है, तो ये घट के 50 से 25% हो सकता है। नेक्स्ट आता है जो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट है, रिडक्शन आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मीन्स कि आयोडीन डिफिशियंसी देखें वो भी कम हो सके, ये काम करे। देखेंगे हम लोग कि आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से इंडिया में बहुत गोइटर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसे भी कम करने का काम करता है। साथ ही साथ ओवरऑल हाउस होल्ड जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सही अमाउंट में घर में सही कंडीशन में घर में जाए, वो भी ये चीज़ें देखता है। स्पेशल इम्फेसिस ज़्यादा जोर देता है जो जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन, जिनको जो ओल्ड
जो लोग हैं उनकी न्यूट्रिशन पे भी ये जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो ध्यान देता है। और साथ ही साथ प्रोमोटिंग एप्रोप्रिएट डाइट इन हेल्दी लाइफस्टाइल, साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिनके पास अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा है तो भाई इतना भी मत खाइए कि आपको खाना खाने लगे, बस जितना ज़रूरत है एप्रोप्रिएट डाइट लीजिए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। कुछ बेसिक फैक्ट्स है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के बारे में। वो क्या है, एक काम करता है द ह्यूमन राइट, जिसमें क्या सेज द न्यूट्रिशनली एजुकेट सेफ एंड सर्विस न्यूट्रिशन एजुकेशन राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। जो पॉलिसी है हमारे नेशन का वो बोलता है कि सबको अच्छी चीज़ें खाने की हक है, वो सही चीज़ें, अगर वो खरीद रहा है तो उसमें अडल्ट्रेशन ये सब ना हो, ये सारी चीज़ें पे ये ध्यान देता है। ये पॉलिसी बनाता है कि वो जो चीज़ वो खरीद रहा है वो सही उसकी क्वालिटी होना चाहिए, उनको सही एजुकेशन देता है कि आपको कैसा फूड मिले। नेक्स्ट आता है प्री कंडीशन ऑफ फॉर डेवलपमेंट। प्री कंडीशन का मतलब है कि ये इसका मेन है कि डेवलपमेंट पे ये ध्यान देगा। न्यूट्रिशन वेल बीइंग शुड बी की ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोग्रेस ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन बेसिक नीड है ह्यूमन का ये अच्छा नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ इसका जो की बेसिक फैक्ट है ये क्या बोलता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए पहले भी हम लोग देखें कि न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हैज़ बी एनहांस इंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ ऑल पीपुल। ये कोशिश करता है, ये ध्यान देता है कि सारे पीपुल का जो है वो न्यूट्रिशन या फिर उनकी हेल्थ जो है वो सही हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, वो खाना सही ले, एक्सरसाइज करे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाना भी इसका मेन ये रहता है कि पीपल फोकस पॉलिसी न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिटी, कि अगर कोई प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू ही लोगों तक पहुंच पाता है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और वो अवेयर हो सके कि क्या उन्हें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ जेंडर स्पेसिफिक, जैसे कि जो वुमेन है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उन पे स्पेशल अटेंशन देके उन्हें ये मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बहुत देखोगे न्यूट्रिशन पॉलिसी जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो होते रहता है, और उन लोगों पे, बच्चे पे, जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उन्हें सही अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, मतलब कि न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो क्या चीज़ें क्या काम कर रहा है। इसमें बेसिकली हम लोग देखें कि क्या फैक्ट्स था ह्यूमन राइट के बारे में कि सही ले हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कर रहे, कुछ जेंडर पे स्पेसिफिक जो है वो फोकस कर रहा था जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो वल्नरेबल में जाती है, अगर इनमें कमी हो तो उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट के लिए ये पॉलिसी के अंदर और क्या चीज़ें हैं आके, तो ये प्रमोट करता है ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग, जो चाइल्ड फीडिंग है वो अच्छे से हो सके, सही से हो सके, ब्रेस्ट फीडिंग ये सब चीज़ें सही से हो सके। साथ ही साथ फूड फोर्टिफिकेशन पे भी ध्यान देता है। फूड फोर्टिफिकेशन का भी 2 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे, तो ये चीज़ें क्या होती है सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ मिनरल्स या फिर वाइटामिन्स को कुछ फूड में ऐड किया जाता है ताकि वो उन लोगों को दिया जा सके जिनके अंदर, जैसे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो विटामिन ए ऐड किया हुआ फूड में ऐड किया जाएगा जिससे वो प्रॉब्लम हट सके। इसका एम ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर कभी 2 मार्क्स में आ जाए तो एम लिख दीजिएगा ताकि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को हटाया जा सके। ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। साथ ही साथ जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो और क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो प्रमोशन ऑफ हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी, जो घर में फूड जा रही है वो सही सेफ जाना चाहिए, जो कि फूड सेफ्टी में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे FSSAI जो है वो सारी चीज़ें काम कर रहा है। तो सब नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के थ्रू ही एक एजेंडा बनता है जो लोगों के द्वारा जो है उसे अप्लाई करवाया जाता है कुछ प्रोग्राम बना के। और क्या कर रहा है, तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मालनरिशमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर, मालनरिशमेंट में कम ज़्यादा दोनों आ रहा है तो उसे भी प्रिवेंट एंड साथ ही साथ प्रिवेंट भी कर रहा है, लोगों को अवेयर करके कि आप ले, और अगर हुआ है तो उसे ठीक भी करने की कोशिश कर रहा है ये जो पॉलिसी है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज। लोगों ये जो है आगे भी आप देखोगे कि जितने भी प्रोग्राम है वो जो कि पॉलिसी ही बनाता है तो वो लोगों तक पहुंच के बात करने का काम करता है ताकि लोग अवेयर हो सके, उनको वो समझा। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक उन्हें समझा कैसे पाओगे। सो ये था। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एक्टिविटी। जैसे कि आप अगर पढ़ाई का एक बहुत अच्छा बना लिए टाइम टेबल और आप अगर नहीं देखोगे कि हाँ सही इफेक्टिव वे में हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, अगर टेस्ट, जैसे कि टेस्ट लिया जाता है इवैल्यूएशन के लिए आपका, अगर टेस्ट में आपका सही नंबर नहीं आ रहा है मीन्स कि कहीं ना कहीं तो आप लैकिंग कर रहे हो। तो वही बात है कि अगर कोई पॉलिसी बनाया तो फिर उसे देखना भी है कि हम जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तो ये भी जो प्लान एक्टिविटी किया है उसको मॉनिटर इवैल्यूएशन भी करते रहता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है।
सही वे में काम कर रहा है, अपना असर दिखा रहा है कि नहीं। सो ये नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी भी कभी भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन, ये सब एनर्जी न्यूट्रिशन को हटाने का काम करेगा। ये इसका एम क्या है, और जो चीज़ें भी हम देखिए एज इट इज़ आप लिख सकते हो। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार पढ़ो और एक बार एक क्वेश्चन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर वही चीज़ें देखने को मिलेगी और चीज़ें जो है वो रिपीटेड मिलेंगी। क्योंकि प्रोग्राम में मेन चीज़ें या फिर पॉलिसी में मेन चीज़ें है कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को हटाया जाए और अवेयरनेस लोगों तक फैलाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक कई बार 10 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि बेसिकली 6 प्रोग्राम के बारे में जानना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, बार बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ICDS है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कैसे बता पाती हूँ, आप भी अगर 10 साल का क्वेश्चन देखते हो, जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है, तो आप देखोगे कि कोई क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में आते जा रहा है, तो ये आपको भी आइडिया हो जाएगा। आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर से जाके उसे आप भी देख सकते हो और साथ ही साथ उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 का भी PDF आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको, बायोकेमिस्ट्री का भी मिल जाएगा और साथ ही साथ न्यूट्रिशन का भी मिल जाएगा आपको। सो वहाँ से आप एक तो मतलब एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाओगे जिसको प्रैक्टिस करना होगा आपको, और साथ ही साथ उससे जो है आप जो 10 साल का क्वेश्चन पेपर है उसे एनालाइज कर पाओगे। 1-2 पेपर को प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। चलते हैं हम लोग, सबसे पहला जो है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। इससे पहले नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ही 10 मार्क्स में आ जाता है, तो इसे थोड़ा सा देखेंगे, तब एक एक प्रोग्राम को देखेंगे क्या है। ये बेसिकली अच्छे से आपको याद हो जाएगा, यहाँ ही बहुत इजी है, उतना कोई भारी भरकम नहीं है। सो ये क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनिशिएट किया बहुत सारे प्रोग्राम, काहे के लिए, ऑन नेशनल स्केल, मतलब पूरा नेशन पे काम कर सके, ताकि जो भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सके हमारे इंडिया में। इसका विजन क्या है, ताकि नेशन जो है वो फ्री हो सके माल न्यूट्रिशन से। और गोल क्या है कि न्यूट्रिशन जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन होगा, वो पॉपुलेशन ग्रुप में वो इम्प्रूव हो सके, न्यूट्रिशन कंडीशन जो है वो सही हो सके। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन से ही इसी के अंदर आ जाएगा। और बेसिकली जब भी आप अगर रिवीजन भी करते हो तो ये वाला एक बार लिस्ट देखना, और यही लिस्ट लास्ट में बता दूंगी कि आपको याद कैसे रखना है सारी चीज़ों को, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप रट्टा नहीं मार पाओगे। बेसिकली इसमें समझना ही होता है, 1-2 पॉइंट को बस याद कर लेना होता है। सो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसे क्लासीफाई किया गया है कि कुछ प्रोग्राम जो है वो न्यूट्रिशन स्टेटस को सही कर रहा है, जिसमें आता है मिड डे मील स्कीम। जो लोग अगर कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में गए होंगे, वहाँ पे जो दोपहर का खाना मिलता था वो मिड डे मील स्कीम के अंदर आता है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि डिफिशियंसी वाले लोगों को दे रहा है, ये उन लोगों को दे रहा है, सब जो भी वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उन सबको दिया जाता है, ताकि, और ये बेसिकली दिन भर का 1/3 जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर देती है। कि अगर कोई बच्चा गरीब है, उनके घर में खाना नहीं मिल रहा है, तो पढ़ाई भी कर ले और साथ ही साथ उनको अच्छा एक न्यूट्रिशन स्कूल में ही मिल जाए। तो ये मिड डे जो कि इम्प्रूव कर रहा है न्यूट्रिशन स्टेटस को। नेक्स्ट आता है बालवाड़ी प्रोग्राम। ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप हमें तुरंत मैसेज करोगे, क्योंकि यहाँ पे है कि कुछ अदर को भी बस इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सो मैं उसी के लिए 1-2 आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इस सब को इलाबोरेट करूँगी, इसको बस बता दूँगी। इसी के अंदर बालवाड़ी प्रोग्राम आता है, जो कि ये 1970 या 71 में मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था। और सप्लीमेंट्री चिल्ड्रेन को सप्लीमेंट्री फीडिंग मिले, ऐड करके फीड मिले, उस पर ये ध्यान देता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना ही जान लो। अगर अदर प्रोग्राम भी एग्जाम में आएगा तो नहीं, आ गया तो आप लिख देना। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज में जो है वो मतलब कि इसमें अगर डेफिशिएंस हो गया है तो उस ये जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो देगा, सप्लीमेंट देगा और उस कंडीशन को ठीक करेगा। और ये तीनों चीज़ों हमारे सिलेबस में है और ये आ सकता है एग्जाम में। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा इंडिया में है बच्चे में, बेसिकली विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन पे इस पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि इलाबोरेट करके भी हम लोग देखेंगे। एक आता है एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेशनल न्यूट्रिशन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NIDDCP बोलते हैं, ये भी आयोडीन की डिफिशियंसी को
का जो कमी हो रहा है जिसकी वजह से गोइटर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसे ख़त्म करने का काम करता है। कुछ अदर भी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जिसे ICDS बोला जाता है, आंगनबाड़ी का नाम सब कोई जानते होंगे, वही ये चीज़ें हैं जिसमें लोग बच्चे को पढ़ाया भी जाता है, ओवरऑल ग्रोथ पे बच्चे का ध्यान दिया जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। वीकली आयरन एसिड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFAS देखेंगे हम लोग। इस पे बेसिकली जो एडोलसेंट गर्ल एंड बॉय है उनका फॉलिक एसिड पे ध्यान दिया जाता है, आयरन का सप्लीमेंट करवाया जाता है। और एक किशोरी शक्ति योजना है, अदर में आएगा, एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही एग्जाम में आएगा, लेकिन अदर के लिए मैं बता देती हूँ। जो कुछ अदर प्रोग्राम डिस्कस करने बोला है उसमें किशोरी शक्ति योजना है जो कि 1 नवंबर 1991 में आया था। हालांकि ये पूरी अच्छी तरह से 2010 या 11 में लागू हो पाया था, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ चेकअप पे ध्यान दिया जाता है। इसे याद रखने की मतलब पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी रहेगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, और सबका रोल ऑफ नर्स साथ में ही देखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। अभी तक जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है ये सारी चीज़ें करने में। तो आप चैनल पे नए तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आए उसमें बस एक ध्यान देना है, नाम अगर जानते हो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। अब आप सोचो ना क्या इसमें किया जाएगा, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसे पूरा करने की कोशिश किया जाएगा, लोगों को एक तो इसे प्रिवेंट किया जाएगा और एक ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली यही चीज़ें पे बातें घूमेगी, बस लिखना कैसे है वो हम लोग देखेंगे एक करके। इसे अल्सो कॉल्ड नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी बोलते हैं। आ जाए अगर नेशनल प्रोफाइलैक्सिस विटामिन ए जोड़ेगा प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम तो इसका मतलब विटामिन ए सप्लीमेंटेशन का ही बात कर रहा है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है कि किसी कंडीशन को, जैसे विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी तो उस कंडीशन को ठीक करना, रोकथाम करना। तो ये प्रोग्राम में विटामिन ए डिफिशिएंसी का रोकथाम किया जाता है, इसलिए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी बोला जाता है। प्रिवेंट किया जाता है इसमें ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से होती है। लॉन्च कब हुआ है? 1970 में। ये चीज़ें पूछ सकती है, MCQ में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ज़्यादा यही जो है वो हमारे इंडिया में प्रोग्राम को लागू करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द डिजीज एंड प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए डिफिशिएंसी के वजह से जो कंडीशन हो रही ब्लाइंडनेस को उसे ठीक कर सके, और साथ ही साथ टू रिड्यूस द कॉमनेस। जो विटामिन ए डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंडिया में, बहुत मिलियन ऑफ जो बच्चे हैं वो ब्लाइंडनेस की कंडीशन में विटामिन ए की डिफिशिएंसी से जाते हैं। विटामिन ए की डिफिशिएंसी होता है तो जो उनकी आई है जीरोप्थेल्मी या ड्राई होने लगती है, उनकी कॉर्निया डिस्ट्रक्ट होता है जिसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस की कंडीशन में जानते हैं। तो ये चीज़ों को डिक्रीज करना, इतना कॉमन जो है वो हट सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टारगेटेड ग्रुप हर एक प्रोग्राम में ध्यान रखना है। टारगेटेड ग्रुप कौन सा है? अर्ली चिल्ड्रन, मतलब जो पहले था, मतलब ये जब फर्स्ट टाइम जब 1970 में आया था तब इसका जो ध्यान था वो 9 मंथ से लेकर 3 मंथ तक के बच्चों के लिए था। उनकी विटामिन ए की डिफिशिएंसी हटाया जा सके, उन्हें इम्यूनाइजेशन किया जा सके, विटामिन ए दिया जा सके। लेकिन बाद में देखा जाने लगा कि 5 ईयर तक के बच्चों में भी ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो सरकार जो है या फिर ये जो प्रोग्राम है वो बोला कि अब 5 ईयर तक के बच्चों तक को मिलेगा। 2007 में इसे हैज़ बीन रिवाइज किया गया और अब ये कवर करने लगा 9 मंथ से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का सप्लीमेंट मिलेगा। ये जो प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी क्या है? ये 2 मेथड को यूज करता है। इसमें जो है सबसे पहले विटामिन ए डिफिशिएंसी को प्रिवेंट करेगा और साथ ही साथ अब अगर हो गई है तो डिफिशिएंसी को ट्रीट करेगा। सो प्रिवेंट सबसे पहले कर रहा है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन की मतलब ऐसा वो क्या हस्तक्षेप कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में सबसे पहले, क्योंकि माँ के मिल्क में विटामिन, बहुत सारे विटामिन सब मिल जाते हैं, तो कंडीशन ऐसा रह रहा था कि माँ सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बच्चे को करवा रही है, तो इसके वजह से उनके अंदर, बच्चे के अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी मिल रही थी। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि माँ को ही बोला जाए कि जो कोलेस्ट्रम है, जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क आता है माँ का, उसमें विटामिन ए रिच रहता है, तो उसे फेंकना नहीं है, उसे देना। और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 मंथ तक कुछ भी नहीं देना रहता, वो बच्चे को प्रॉपर करवाया जाए, माँ को ऐसा बताया जा रहा था। और क्या कर रहा था? ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई माँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ के बाद बच्चे को स्टार्ट नहीं करवा रही है, सिर्फ उसे
मिल्क ही पिला रही है तो भी बच्चे में एडिक्वेट सही से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, इनटेक विटामिन नहीं जा पाता है। तो माँ को बताया जाए कि 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपको देना ही है, जिसे वीनिंग भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं थेराप्यूटिक डाइट में सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन। कुछ जो चीज़ें हैं वो मतलब कि तुरंत क्या कर रहा है, तो ये क्या करता है, मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए का जो है एडमिनिस्टर करता है पीरियोडिक इंटरवल में प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन किसे बोलते हैं, आंगनबाड़ी में जो जाते हैं, बेसिकली जो 6 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें। तो विटामिन ए का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है, विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। ये कई बार मतलब कि नॉर्सेट में भी इससे क्वेश्चन आता है। हालांकि एग्ज़ाम में तो आता है, तो इसको लिखिएगा क्योंकि ये की पॉइंट है, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और आपको ध्यान भी रखना होगा कि ये कैसे दिया जाता है। 9 मंथ का बच्चा जैसे ही हुआ फर्स्ट डोज दिया जाता है, जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, या फिर 1 ml बोल सकते हो। सेकेंड डोज जो है वो 18 मंथ पे पड़ता है। बेसिकली जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिलता है। और तब से सिर्फ 9 मंथ का था तब मिला 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब कि जैसे ही 1 साल से ज़्यादा का बच्चा हुआ उन्हें फिर 2 लाख देना होता है। नेक्स्ट डोज जो है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट हर एक 6 मंथ पे जो है 5 साल तक दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले 9 मंथ पे मिला 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 18 मंथ पे मिला बेसिकली 1.5 साल पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और इसके बाद जो है वो अब 6 मंथ पे मिलते जाएगा। अब बेसिकली इसे कब मिलेगा, जब 24 का होगा, बेसिकली 2 साल का होगा। फिर 6 मंथ जब होगा 2.5 साल का होगा तब बेसिकली उसे मिलेगा, मीन्स कि 30 महीने या फिर 2.5 साल। तो ऐसे ही 6 आप करोगे तो बेसिकली उसे टोटल जो है वो 9 डोज मिलता है एक बच्चे को विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन। कैसे, एक 9 मंथ पे मिला, 1.5 साल तक उसे 2 मिला, बाकी जो 3.5 बचा उसमें बेसिकली 7 मिलेगा, तो 7 और 2 9, तो 9 डोज पड़ा। 9 सारा जो डोज मिला था वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिला था, लेकिन एक 9 मंथ का जब वो था तो उसे 1 लाख मिला था। तो ऐसे आप सीधा कर सकते हो, 9 दूनी 18, लेकिन क्योंकि जब 9 साल का था तब 1 ही लाख पड़ा था। तो बेसिकली पूरा एक बच्चे को कितना सप्लीमेंट दिया जाता है विटामिन ए का, तो 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसे दिया जाता है। रूट क्या है, ओरली बेसिकली इसे दिया जाता है। ये की पॉइंट है, इसमें नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था कि 6 मंथ अगर बच्चा को विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया, उसमें कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है तो आपको विटामिन ए एडमिनिस्टर करना है, लेकिन कितना, सिर्फ 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ऐसे 1 लाख था, 50,000। अब हम लोग देखे थे कि बेसिकली जो 1 साल का बच्चा है उसे 1 ही लाख दिया जा रहा था, 1 साल के बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाने लगा, जो कि 2 हम लोग देखे थे। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन अगर वेट उसका 8 kg से कम है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका इम्यूनिटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इतना विटामिन को। तो ये इंपॉर्टेंट था, की पॉइंट था, एग्जाम में अगर याद रहे तो ऐसे आप बना के गोले लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब एक तो प्रिवेंट कर रहा था जिसमें कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म देखे। शॉर्ट टर्म में बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन किया, और लॉन्ग टर्म में मम्मा को बताया फीडिंग करवाने के लिए, साथ ही साथ वीनिंग के लिए। अब ट्रीट कैसे कर रहा है, जो भी चिल्ड्रेन जो है सफ़र कर रहे हैं जीरोफ्थैल्मिया, ड्राई ऑफ आई, विटामिन ए डिफिशियंसी में देखे थे हम लोग, उसको ट्रीट करना है हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा। कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे ही बच्चा आया, डायग्नोस हो गया कि वो उनके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो उस टाइम पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। और साथ ही साथ दोबारा जब उसे फॉलो अप में भी बुलाया जाता है, 1 से 4 वीक में उसे फिर से दिया जाएगा 2 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट। रोल ऑफ नर्स इंपॉर्टेंट है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन में। नर्स का रोल क्या होगा, अब चाहे तो एक बार बस ऐसा याद रख लेना, सब में नर्स असेस करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, रिपोर्ट करना जरूरी होता है, हेल्थ एजुकेशन देती है, साथ ही साथ इवोल्यूशन को सही से काम किया कि नहीं किया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी वो हेल्पफुल होती है। कैसे होती है देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी नर्स हो तो उसे विटामिन ए के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको न्यूट्रिशन में विटामिन ए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप ये जो प्रोग्राम सरकार चलाते हैं उसमें आप
योगदान देते हो तो सही दे सको। साथ ही साथ फंक्शन क्या है विटामिन ए का, सोर्स क्या है, आरडीए क्या है और इसके डिफिशियंसी से कौन से डिजीज हो सकते हैं और साइन सिम्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं। तब आपको प्रोग्राम बताया जा रहा है। दिस प्रोग्राम कम्युनिटी बेस्ड नर्सेस वर्क टीम लीडर विद अ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कम्युनिटी एरिया में ये जो विटामिन ए सप्लीमेंट किया जाएगा, आप एक लीडर की तरह काम करते हो, तभी तो आपको लीडर भी बोला जाता है। तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। असेस करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो असेस करोगे। क्या असेस करोगे कि चिल्ड्रन विल दे कम बेबी क्लिनिक, आंगनबाड़ी में बेसिकली जो है आप जाके वहाँ पे रहते हो, उनको असेस करना है कि उनके अंदर कोई अगर डिफिशियंसी आपको मिला तो ये डाटा को सेंड करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला में भेजना रहता है। आप कम्युनिटी एरिया में कभी काम करोगे तो ये चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले नर्स असेस की कि किसी के अंदर डिफिशियंसी है या नहीं। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट क्या करेगी, इम्यूनाइजेशन जो क्लिनिक पे हो रहा है, कैंप पे बेसिकली आंगनबाड़ी पे जो होता है, या फिर आप कहीं पे कैंप लाया करते हो, तो विटामिन ए का ड्रॉप जो है वो इम्यूनाइजेशन का पार्ट है और बेसिकली इम्यूनाइजेशन नर्सिंग करती है, तो वो बच्चे को देना है 5 साल तक। ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेगी। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या करेगी, ऐसा हॉस्पिटल में आप करते हो, अभी से इसमें क्या करोगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अकाउंटेबल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, आप ही जिम्मेवार हो, आप ही लीडर हो, तो आपका ड्यूटी है कि रिकॉर्ड कर सके प्रोग्राम, मतलब विटामिन ए कितना है, कितने लोगों को मिल रहा है, सब स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा जो इम्यूनाइजेशन हो रही है चिल्ड्रन का। साथ ही साथ एंड मेक सेंड अ डेली मंथली ईयरली रिपोर्ट विटामिन ए ड्रॉप्स कितना आपके पास है, कितना लोगों को आप पिलाए। जब भी ऐसा होता है तो पूरा रिपोर्ट बनता है और फिर वो आगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे भेजा जाता है नर्स के द्वारा। तो ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हो गया। हेल्थ एजुकेशन, नर्स का काम एजुकेट करना है, तो टीच करोगे कम्युनिटी को कि विटामिन ए डाइट जो है वो रिच ले सके जिसमें विटामिन ए कंटेन हो। मेक अवेयर डिफिशियंसी डिजीज, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो पहले उसे हो गया तो उसे ट्रीट कीजिए, साथ ही साथ उसे प्रिवेंट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस दीजिए। जो आप अवेयर करोगे, साथ ही साथ इवैल्यूएशन की ये प्रोग्राम सही में प्रोग्रेस पे है कि नहीं, जो बच्चे को विटामिन ए मिल रही है वो सही ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी नर्स हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो बेसिकली कैसे बताया गया कि विटामिन ए डिफिशियंसी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्या सरकार देखने आई थी, ये नर्सेस के थ्रू ही मिल पाया डाटा कि हाँ इतने लोगों में है ये प्रॉब्लम और कैसे ठीक किया जाए। तो एक तो ये कंडक्टिंग रिसर्च की विटामिन डिफिशियंसी कितना, और साथ ही साथ ट्रेनिंग मतलब क्या है कि बच्चे, मतलब जैसे आप एक एजुकेटर की तरह भी काम करते हो, तो जो स्टूडेंट है उनको भी बताते हो कि विटामिन ए डिफिशियंसी क्या है, कैसे होता है, सारी चीज़ें में नर्स हेल्पफुल रहती है। कुछ नहीं ध्यान रखना है, नर्स का क्या काम होता है, असेसमेंट करना, साथ ही साथ वो चीज़ों को करवाती है, इम्प्लीमेंट करना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी उसका काम है, वो करेगी, लीडरशिप करेगी, हेल्थ एजुकेशन देगी, इवैल्यूएशन करेगी, रिसर्च, इस सब में सब इसका काम है, तो वही आप बस। नेक्स्ट प्रोग्राम है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। इसमें बेसिकली 6x6 जो स्ट्रैटजी है वो आपको ध्यान देना होगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, 1970 में, तब इसे जो है नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम बोला जाता था, NNAPP। हालांकि नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन कभी भी एग्जामिनर का माथा खसका तो ये दे सकता है। तो ये नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि एनीमिया का रोकथाम करवाना, पहले इसे बोला जाता था, लेकिन चलिए थैंक गॉड अब चेंज हो गया है, हम लोग को एनीमिया मुक्त भारत पढ़ना है, जो कि हम लोग इसे याद ये रह जाता है कि एनीमिया से भारत को मुक्त कराना, जो कि 2018 में ये चेंज हो पाया। लॉन्च किसके द्वारा हुआ है, जो विटामिन ए का किया था, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसे MOHFW भी बोला जाता है, आप याद रख लीजिएगा, यही ज़्यादातर इस सब प्रोग्राम को लॉन्च करवाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि डिक्रीज करे प्रिवेलेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ एनीमिया, वुमेन में जो इतना ज़्यादा एनीमिया होता है वो कम करवाना। ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में उन्हें ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नहीं मिल पाने से एनीमिया हो जाता है। प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन है, टारगेटेड ग्रुप हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ों इन सब लोगों में ये जो आयरन की डिफिशियंसी हो रही है या फिर एनीमिया कंडीशन हो रही है उसको कम करवाना इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव सब में आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव जिससे रिलेटेड होगा, जैसे एनीमिया है, विटामिन ए है, तो उसे ठीक करना बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होगा। टारगेटेड ग्रुप कौन है, तो इसमें वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग 6 ग्रुप है, जो कि आगे हम लोग और अच्छे से आपको 6x6 स्ट्रेटजी में बता दूंगी। बेसिकली प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग बच्चे और कौन कौन आते हैं एक देखेंगे, प्री स्कूल चिल्ड्रेन भी इसमें आते हैं। और बेसिकली एक बात और है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस या फिर ट्यूबेक्टॉमी जिन वुमेन को करवाना रहता है ना, उनको भी ये चीज़ें जो एनीमिया का जो इसमें सप्लीमेंट दिया जाता है, इन्हें भी बेसिकली आयरन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्हें ज़रूरत होती है, ब्लड लॉस होगा तो इन्हें ज़रूरत होती है, इसलिए सब इन्हें प्रोवाइड किया जाता है।
प्रोग्राम क्या स्ट्रेटजी क्या है, तो बेसिकली क्या करेगा, अवेयर करेगा लोगों में को, ताकि प्रिवेंट हो सके। और साथ ही साथ ये सप्लीमेंट देगा आयरन एंड फॉलिक एसिड का। बेसिकली एनीमिया मुक्त जो भारत है उसमें सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है आयरन एंड फॉलिक एसिड का। सो अवेयरनेस कैसे करेगा, टारगेट ग्रुप शुड बी इनकरेज टेकिंग आयरन, मतलब कि उन्हें बोला जाएगा कि आपको आयरन एंड फॉलिक रिच डाइट लेना है। किस में पाया जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस सब के बारे में बताया जाना। सच ए ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट जो होते हैं, पल्सेस लेना, एनिमल फूड रेगुलर बेसिस पे लेना, इसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड मिलेगा, ये सब बताना उनको। also विटामिन सी इन्हांस करता है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करवाता है, तो उन्हें साथ में ये भी बोलना है कि आप विटामिन सी भी लो, जैसे कि गुआवा और जो भी ऑरेंज है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिले, जिससे आपके अंदर एब्जॉर्प्शन सही से जैसे आप ले रहे हो लेकिन अगर सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो जो हेल्पफुल है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए उसे भी लेना है। तो ये ऐसे अवेयर किया जाता है। साथ ही साथ इनटेक कर आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लिया जाता है जो कि हाई रिस्क ग्रुप है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, एनीमिक, नॉन एनीमिक जो, या फिर प्री स्कूल एंड एडोलसेंट गर्ल हैं, उन्हें आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाता है। किसको ज़रूरत है उस तरह से लोगों में बांटा जाता है। ज़्यादातर पेरिफेरल वर्कर, अगर आप जानते होंगे, आशा दीदी विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लोगों को देती है, एडोलसेंट गर्ल को देती है। ये लोगो ज़रूर बना दीजिएगा। आप देख सकते हो ये ब्लड जैसा है और इसके अंदर वुमेन्स बेसिकली है जिन्हें एनीमिया से मुक्त किया जा रहा है। ये ज़रूर आप एग्जाम में बनाना। अगर ये लोगो आपको पसंद आ रहा हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बना पाए तो ये बस इतना लिख देना, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आपको याद ना रहे। तो आयरन ऐसे लिखना कि आयरन का सप्लीमेंट बेसिकली 100 mg दिया जाता है, और जो फॉलिक एसिड है इस प्रोग्राम में 500 mcg यानी कि 0.5 mg दिया जाता है। ये 100 और ये हाफ, ऐसे आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे किया गया। तो सबसे पहले पीएससी लेवल जो है, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ पे ये आयरन दे के और लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। साथ ही साथ हेल्थ वर्कर जो है, जो आशा होती है, फिर नर्सेस भी होती हैं, वो भी पहले फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ऐसे ये प्रोग्राम को लोगों तक इम्प्लीमेंट कर रहा है, पहुँच रहा है। इसमें आप कुछ नहीं लिखना, तो एटलीस्ट 6x6 स्ट्रैटेजी के लिए ये चीज़ ज़रूर बना देना, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये प्रोग्राम में ना 6 × 6 करके ऐसा स्ट्रैटेजी लगाया गया है जिसमें कि 6 बेनिफिशरी है, टारगेटेड ग्रुप है, 6 इंटरवेंशन, 6 मतलब कि 6 तरीके से काम करके लोगों तक ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, मतलब 6 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर है। इंस्टीट्यूशन में भी आपको याद ना रह पाए, लेकिन ये चीज़ें याद रह जाएगा कि इसमें एक चिल्ड्रेन 6 से 59 मंथ वाले हैं, एक 5 से 10 ईयर वाले बच्चे हैं, साथ ही साथ एडोलसेंट है। तो चिल्ड्रेन बेसिकली जो इन्फेंट है उसको लेना है, और जो 5 से 10 वाले जो हैं उनको लेना है, और एक एडोलसेंट को लेना है। फिर इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज वाली ग्रुप वाली जो वुमेन है, 19 से बाद वाली भी जो वुमेन है उनको भी लेना है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग को लेना है, जो कि बेनिफिशरी है इसके। अब इसके अंदर इंटरवेंशन कैसे काम किया जा रहा है, क्या क्या किया जाता है, तो इस प्रोग्राम में प्रोफाइलेक्टेड आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है उसे रोकथाम करने के लिए एनीमिया को। और साथ ही साथ डीवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवॉर्मिंग में क्या किया जाता है कि एल्बेंडाजोल जो है उसे दिया जाता है, पेट के कीड़ों को मारा जाता है। तो ये डीवॉर्मिंग भी, ये इसके अंदर, इसमें एल्बेंडाजोल भी जो है वो साल में 2 बार लोगों को देना है, ऐसा इसके अंदर स्ट्रैटेजी है। बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन, लोगों तक पहुँच के बात करना, तभी आप उनको कोई मेडिसिन खिला पाओगे, बिहेवियर चेंज कर पाओगे, उनको बता पाओगे कि आयरन रिच लेना है, आपको अभी ज़रूरत है। टेस्ट भी करवाना है, इसके अंदर ये आता है कि जो आशा हैं गांव में वो बोले कि आप प्रेग्नेंट है तो जाके चेक करवाइए अपना ब्लड, जिससे आयरन लेवल पता चल सके। तो ये भी इंटरवेंशन करता है। साथ ही साथ इसके अंदर फूड फोर्टिफिकेशन भी आता है। कुछ फूड, ये जो है बेसिकली जो एनीमिया मुक्त भारत में जो लोग हैं वो कुछ ऐसे फूड भी बनाते हैं जिसमें आयरन एंड फॉलिक रिच हो। साथ ही साथ नॉन न्यूट्रिशन अगर केसेस हो एनीमिया का, जैसे कि एक एडोलसेंट में ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है,
तो उन्हें में तो आयरन वो कम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें में है ना, किसी को हैवी ऐसे ही इंजरी हो गया, तो वो सारी चीज़ों को भी एड्रेस करना कि एनीमिया का क्या काम है और उसे ठीक करना। तो ये इंटरवेंशन था। 6 इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, इतनी सारी काम करना है तो ये इसके अंदर इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा चाहिए, तभी सभी चीज़ों को देख पाएगा। तो इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन इसमें काम कर रहा है। नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट है, वो भी काम कर रहा है। नेशनल सेंटर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑफ एनीमिया कंट्रोल, जिसे NCARA भी बोलते हैं, वो काम कर रहा है। कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, ये सब काम कर रहे हैं, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इस पे काम कर रहा है। डिजिटल डैशबोर्ड WW करके वो भी है, वो भी ये चीज़ों को देखता है। तो इस तरह से जो है वो एनीमिया मुक्त भारत का स्ट्रेटजी काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ सेट सब में पूछता है, तब भी आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, तो कम से कम ये तो आप ज़रूर बना दीजिएगा। नर्स का क्या रोल है इसमें, तो सबसे पहले असेस कर रहेगी कि कौन वल्नरेबल ग्रुप है, जो लैक्टेटिंग या फिर जो बच्चे हैं जिनको चाहिए ज़्यादा आयरन। साथ ही साथ आइडेंटिफाई एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर, जो बेसिकली प्रेग्नेंट है उससे एंटीनेटल बोलते हैं, और पोस्टनेटल जो लैक्टेटिंग जिनका ये मतलब बेबी आ गया है, तो उनको ध्यान देना। साथ ही साथ 5 साल के अंदर बच्चे को ध्यान देना। पर्टिकुलर एरिया फर्दर केयर, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचना, बेसिकली ये काम करेगी नर्स। प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फॉरेन आयरन, क्योंकि ये पेरिफेरल एरिया में ये जाती हैं, कम्युनिटी एरिया की जो नर्स हैं वो सप्लाई करेगी ये सारे आयरन और फॉलिक एसिड को। मॉनिटरिंग ऑफ केस इफेक्टिवली, अच्छे से केस को इफेक्टिवली देखेगी कि कितना है, क्या है, कैसे ठीक किया जाए, यही डेटा भेजती है। रेफर द सर्व एनीमिक केसेस हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगर देख रही हैं कि एनीमिया की कंडीशन है तो फर्दर PSC या फिर CSC लेवल पे भेजना लोगों को, ये भी इनका काम है। प्लान ऑर्गेनाइज द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जनरल पब्लिक आयरन रिच फूड, आपको एजुकेट, नर्स का क्या काम है, एजुकेट करेगी, तो प्रोग्राम ऐसा बनाइए ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सके और आयरन रिच फूड के बारे में बताएंगे आप और वो लेंगे। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड भी आपको देना है, जो भी आप बांटोगे या फिर कितना है कितना नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजना रहता है एक नर्स को। साथ ही साथ टाइमली एंड रेगुलर फॉलो अप केसेस देखते भी रहना है कि प्रेग्नेंट या फिर जो भी लैक्टेटिंग मदर है या फिर बच्चे हैं उनकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है, ये चीज़ें करवानी रहती है। रोल ऑफ नर्स में अगर ऐसे ना याद रहे, या तो आप पॉइंट में 8 से 10 लिखना, या फिर ऐसे क्लाउड बना के कि सबसे पहले असेस कर रही है, एजुकेट कर रही है, अगर रेफरल केस है तो रेफ़र भी कर रही है, टाइमली फॉलो चेकअप कर रही है, एजुकेशन दे रही है, तो ये चीज़ें भी लिख के और एक एक को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसे आप करना, रोल ऑफ नर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आए तो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जितने भी लोग आंगनबाड़ी के बारे में जानते हो तो उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बोलते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ाया भी जाता है, उनके न्यूट्रिशन के लिए खाना भी दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन भी आंगनबाड़ी ICDS सेंटर पे होती है। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें देखना है हमको। ICDS मतलब आपके दिमाग में बस आंगनबाड़ी आया तो आप लिख लोगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1975। मेरे एक टीचर इसको 75 भी बोलते हैं, बहुत हंसी आता है, लेकिन हाँ अब इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, 1975 में जो है 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुआ था। यह जो है अबाउट ये क्यों लाया गया, ताकि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, जो प्री स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, बेसिकली आंगनबाड़ी में 6 साल के नीचे तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनको एजुकेशन भी दिया जा सके, न्यूट्रिशन भी और इम्यूनाइजेशन भी उन चिल्ड्रन को किया जा सके। बेसिकली इसका ये एम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में वही सारी चीज़ें आएगी कि उस बच्चे का न्यूट्रिशन, हेल्थ स्टेटस, चिल्ड्रन जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उन्हें दिया जा सके। साथ ही साथ लेदा फाउंडेशन प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, क्योंकि बच्चे 0 से 6 में उनकी जितने भी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आंगनबाड़ी ICDS वाले देखते हैं। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत सारी, जैसे इम्यूनाइजेशन करवाना हो या फिर कोई भी चीज़ें काम करवाना हो तो ICDS के हेल्प से होते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो तो आंगनबाड़ी पे आ जाता है, तो उन्हें कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ मदर का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, जो भी वहाँ पे इम्यूनाइजेशन उनकी भी होती है और उन्हें भी सप्लीमेंट ICDS दे रहा है। और साथ ही साथ उन मदर को एजुकेट करना कि बच्चे को क्या नीड है, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन के बारे में, लैक्टेशन के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादातर ICDS सेंटर आंगनबाड़ी पे ही दिया जाता है।
कौन कौन से बेनिफिशरी हैं आईसीडीएस के? तो चिल्ड्रेन जो 6 साल के बच्चे जो हैं बेसिकली उन्हीं के लिए ज़्यादातर आंगनबाड़ी होता है वो, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी वहाँ पे ही उनको कुछ कुछ चीज़ें सरकार देती है। साथ ही साथ जो 15 से 44 15 से 44 ईयर वाले जो वुमेन एज ग्रुप है उनका भी कोई कंडीशन हो तो आंगनबाड़ी के थ्रू ही देखा जाएगा, वो भी आईसीडीएस से हेल्प मतलब लाभ लेते हैं। साथ ही साथ एडोलसेंट गर्ल को आयरन का सप्लीमेंट वहाँ पे ही मिलेगा, उन्हें भी ये हेल्पफुल रहता है। तो इतने सारे बेनिफिशरी हैं आईसीडीएस के आंगनबाड़ी के। अब तक आप जानते होंगे कि बच्चे को पढ़ाई नहीं, यहाँ पे सब चीज़ होती है। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर कोई भी चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट भी करवाना हो ना, आयरन को बंटवाना हो तो यहीं पे ही बंटता है। नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ आईसीडीएस, क्या काम कर रही है, क्या सर्विस दे रही है, क्या सेवा दे रही है। तो कन्वर्ज ऑफ अदर सपोर्टिंग सर्विस, साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे खाना भी दिया जाता है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन सही से हो सके बच्चों को, ये इस पर भी यह ध्यान देता है। और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, ये भी सप्लाई आईसीडीएस सेंटर से होती है। इम्यूनाइजेशन, जितने भी इम्यूनाइजेशन होगा वो ज़्यादातर आंगनबाड़ी पे ही होगा। लोगों को मतलब बच्चे को वैक्सीनेशन करना या फिर जो प्रेग्नेंट है सब है वो यहाँ पे होगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देता है, हेल्थ एजुकेशन भी यहाँ पे लोगों को अवेयर करवाया जाता है। हेल्थ चेकअप, मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई हो। आप कभी भी आंगनबाड़ी पे जाइएगा बच्चों का रेगुलर जो है वो वेट चेक किया जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है हर बार इम्यूनाइजेशन के लिए आएगी, उनका वेट सब चेक करना, तो ये हेल्थ चेकअप भी करता है। रेफरल सर्विस, अगर किसी का कंडीशन ख़राब है तो उसे पीएचसी लेवल पे भेजना भी इसका काम है, ताकि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस अगर नीडेड है तो उससे वो कनेक्ट हो पाए, उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाए। प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो आईसीडीएस को ही आंगनबाड़ी बोलते हैं, वहाँ पे ही ये जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर जो होती हैं, जिन्हें हम लोग मैडम जी जो बच्चे बोलते हैं। मैं भी आंगनबाड़ी में कुछ दिन मतलब गई थी पढ़ने, और मेरी मैम बहुत फेवरेट थी, लेकिन नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड आईसीडीएस यही सेंटर को बोला जाता है और हमें आगे पढ़ना होगा, तो वो काम करती है। और साथ ही साथ जो खाना बनाने वाली एक दीदी होती हैं, उन्हें वो भी, क्योंकि एक आंगनबाड़ी में मैम थी और एक खाना जो बनाती है वो, तो वो दोनों यहाँ पे ज़्यादा काम करती हैं। रोल ऑफ नर्स आप ऐसे लिखना, आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले असेस, अवेयर, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सुपरविजन एक एक देख लेते हैं। असेस क्या करेगी? बेनिफिशरी को देखेगी, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, कम्युनिटी, एडल्ट एंड गर्ल लैक्टेटिंग मदर, कि किनको प्रॉब्लम है आंगनबाड़ी पे जाके असेस, आईसीडीएस सेंटर पे जाके वो असेस करेगी। अवेयरनेस क्या करेगी? अवेयरनेस एमंग जनरल पीपल रिगार्डिंग रिस्क ग्रुप, वहाँ पे वो अपना एजुकेशन दे के अवेयर करेगी लोगों को, रिच डाइट बताएगी। न्यूट्रिशन एजुकेशन, नर्सेज प्रोवाइड एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन प्रमोटिंग हेल्दी प्रैक्टिस एंड प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन, एजुकेट करेगी कि माल न्यूट्रिशन से कैसे बचना है, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना है। आप अगर कभी भी सीएचओ बनोगे तो ये आप देखोगे कि आपको जो आंगनबाड़ी है वहाँ से कितना काम होता है, वहाँ पे लोगों को साथ में आपको भी काम करना होता है। आईसीडीएस प्रोग्राम में आप भी जिम्मेवार रहते हो। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन, इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन, जो भी आईसीडीएस पे इम्यूनाइजेशन होती है आंगनबाड़ी में, कौन करती है, कौन वैक्सीन देती है? नर्स ही देती है, ताकि डिजीज से बचाया जा सके, तो इम्यूनाइजेशन करेगी। साथ ही साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग आप चेक करोगे कि मेजरिंग हाइट, वेट, चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना कि वो माल न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर तो नहीं जा रहा है, ये भी आप देखोगे। साथ ही साथ सुपरविजन एंड सपोर्ट, कि गाइडेंस सपोर्ट, आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो तो उतना नहीं जानती, आप सब पढ़ के गए हो तो उन्हें बताना। इंश्योरिंग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस, साथ ही साथ जो चीज़ें भी आईसीडीएस देती है, खाना देती है, वो जो भी प्रेग्नेंट है फिर लैक्टेटिंग वुमेन है उनको सप्लाई देती है, तो वो सही से आंगनबाड़ी वर्कर दे रही है कि नहीं दे रही है, आप इसका मॉनिटरिंग करोगे, ये आपका काम है। तो सुपरविजन और सपोर्ट के अंदर आ गया। आईसीडीएस कुछ नहीं था, आंगनबाड़ी को आप ध्यान में रखो, बच्चे को लैक्टेटिंग ये सबको, एक तो बच्चे को एजुकेशन देना, उन्हें ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देना, सोशल साइकोलॉजिकल जो भी हो, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन यहाँ पे होती है, इम्यूनाइजेशन। इसके बाद आप लिख दोगे कि आपका क्या योगदान है, असेस करोगे, सुपरवाइज करोगे, एजुकेशन दोगे, सब में यही आ रहा है। तो इसे इतना भी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है चैप्टर, बस ध्यान होना चाहिए कि ये है क्या। नेक्स्ट आता है मिड डे मील स्कीम, जो कि MDMS बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो टर्म है वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील स्कीम, जो लोग भी कभी भी स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल था गए होंगे, वो उनको ये पता होगा क्या होता है। आप पढ़ने जाते थे और साथ ही साथ भोजन मिलता था, तो यही है MDMS। मुझे याद है मैं जब पढ़ने जाती थी तो हम लोग प्राइवेट में, और मेरी कुछ दोस्त जो थी वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, मम्मा से मतलब इतना रिक्वेस्ट करके हम लोग 2 सिस्टर से दोनों जाते थे कि मम्मा हमें आज जाने दो। सैटरडे को हमें मिलता था कि हमें दोस्त के साथ सरकारी स्कूल में जाना है, तो हम लोग वहाँ जाते थे।
वहाँ थाली मतलब लेके जाना, खाना खाना, लोगों के साथ बात करना, मतलब इतना अच्छा लगता था बता नहीं सकती। सो ये चीज़ें सबको रिलेट कर पाएंगे जो भी इसके बारे में जानते होंगे। सो इन 1956 द ईस्ट विल मद्रास स्टेट जो है वो बेसिकली इतना दिमाग लगाया था ये पायलट बेसिस पे जो है ये 1956 में इसे प्रोजेक्ट को लाया था। मतलब ये सोचा था ना कि जो पुअर लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, एक तो स्कूल उन्हें भेजना और साथ ही साथ खाना देना। अब बच्चे हो सकता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कई ऐसे गरीब घर हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता, बच्चे खाने को बहुत मतलब ललायत रहते हैं। तो उन्हें अगर खाना देंगे तो एक तो उन्हें पढ़ाया भी जाएगा और खाना भी दिया जाएगा पिलॉट बेसिस पे। जैसे एक डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिस हमारा आया जो कि मैं वीडियो डाली हूँ, उसमें क्या था कि अभी पिलॉट बेसिस पे 2 यूनिवर्सिटी में आया है कि नर्सेज जो है जो एमएससी नर्सेस प्रैक्टिस से करे रहेगी वो डॉक्टरेट जो है वो कर पाएगी। उसे इस वीडियो को आप सर्च करके देख लीजिएगा, जिसमें है कि अभी 2 यूनिवर्सिटी में ही आया है कि नर्सेस के पास कुछ मेडिसिन का अथॉरिटी रहेगा और बहुत वेल एजुकेटेड रहेगी, प्रैक्टिस उनका अच्छा रहेगा। और ये अगर सही में इंडिया के लिए हेल्पफुल रहा तो सारी यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी दे जाएगी कि ये करवाया जाए। तो उसी तरह से पिलॉट बेसिस पे आया था कि अगर अच्छा रहा तो पूरे इंडिया में ये लागू किया जाएगा। तो ये क्या था कि जो भी चिल्ड्रेन हैं पुअर उनको इनरोल करवाया जा सके, उनको दिया जा सके जो मील, और साथ ही साथ चिल्ड्रेन को अटेंड स्कूल भी वो अटेंड कर सके। फाइनली ये पिलॉट बेसिस पे आया था। देखते जब लोग देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग पढ़ भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो ये 15 अगस्त 1995 में जो है वो पूरे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल बेसिकली पहला से 8 क्लास तक के एजुकेशन है, वहाँ तक लोगों को ये खाना मिलने लगा, ये लॉन्च हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिस है, डीसीपी वहाँ लिखो, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये पिलॉट बेसिस पे इंडिया में आया है। ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत तो मतलब अच्छा जानकारी है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये इसका मिड डे मील प्रोग्राम का, तो इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन स्टेटस जो स्कूल चिल्ड्रन है, और साथ ही साथ वो स्कूल में भी इनरोल हो सके उस खाने की वजह से वो अट्रैक्ट करवाता है। और इंक्रीज रेगुलर अटेंडेंस न्यूट्रिशन के थ्रू वो सही अटेंडेंस बनाए, ये भी ये हेल्प करता है। वहाँ पे एजुकेटेड टीचर रहते हैं, उनको पढ़ाते भी और खाना भी मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील स्कीम, इसका क्या प्रिंसिपल है? शुड सप्लाई लिस्ट थर्ड टोटल, पहले ही मैं बताई कि अगर किसी को 100 किलो कैलोरी चाहिए तो उसका 33 ये बस एक टाइम के खाना से मिल जाना चाहिए, इसका ये पहला प्रिंसिपल है। साथ ही साथ ये इजी प्रिपेयर हो सके, स्कूल में ही बनाया जाता है, कुछ दीदी लोग रहती हैं। लोकली अवेलेबल फूड शुड बी बिकॉज मतलब कि बी यूज्ड, जो लोकली फूड है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा चीज़ें रहती है, जो लोकली फ्रेश चीज़ें है वही बच्चों को दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो। मेनू जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होना चाहिए। आप कभी भी सरकारी स्कूल में जाके देखना, मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, ये देखा जाता है। अमाउंट ऑफ फूड स्टफ इन डेली मील, कितना अमाउंट में मिलता है बेसिकली, तो जो आपको याद है आप बस वो लिखना, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरियल्स जो भी दाल चावल है, जो राइस सब है वो मिलेगा। मिलेट्स जो कि 75 ग्राम 75 ग्राम जो है वो पर डे एक चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। पल्सेस कितना 30 ग्राम पर डे। ऑयल एंड फैट 8 ग्राम पर डे होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम, नॉन लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम पर डे एक बच्चे को मिलना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका एक बच्चे के ऊपर एक दिन का 1.80 रुपये जो है वो खर्चा पड़ता है गवर्नमेंट का, जिससे लोगों की जो है वो नीड पूरी की जाती है। अब इसमें नर्स का क्या रोल है? तो सबसे पहले तो नर्स असेस करेगी, असेस सभी जगह पे बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस को देखते रहना कि वो मालन्यूट्रिशन के अगर कंडीशन में है तो उसे रेफ़र करके भेजना और सही इलाज करवाना। साथ ही साथ स्कूल में हेल्थ रिकॉर्ड का भी वो काम करती है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नर्स असेस द न्यूट्रिशन स्टेटस, स्कूल चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन स्टेटस जा के स्कूल में चेक करते रहना। और साथ ही साथ नर्स एडवोकेट कॉन्वे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन द टीचर, पेरेंट एंड चिल्ड्रन। एडवोकेसी भी नर्स करती है, तो यहाँ पे एडवोकेट करेगी। क्या एडवोकेट करेगी? अपने हक के बारे में बताएगी, बच्चे को भी बताएगी कि तुम्हारा हक है कि तुम यहाँ खाना खाओगे, पेरेंट्स को भी बताएगी, और टीचर को ये बताएगी एडेड चीज़ें कि आप न्यूट्रिशन रिच फूड बच्चे को दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एडवोकेट करेगी। कई बार हेडमास्टर जो होते हैं वो नहीं देते हैं, उनके पास पैसा आता खुद ही खा जाते हैं, तो वो पेरेंट्स चिल्ड्रन को बता के कि हाँ आपका यहाँ पे हक है, ऐसे ऐसे आपकी चीज़ें मिलना चाहिए, इस चीज़ों के लिए
लोगों के हक के लिए ये बात करेगी। अगर उस स्कूल में भी सही से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है तो वो टीचर को भी बताएगी कि आप मांग कीजिए, बच्चे को यहाँ देना है। नेक्स्ट आता है एज अ प्लानर द स्कूल प्लान वीकली मेनू चिल्ड्रन। मतलब एक नर्स को काम दिया जाता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते रहते हो, तो आप मेनू आप बनाओ, ये भी आप काम प्लानिंग करते हो। नर्स का काम प्लानर का भी समझ में आ रहा है, एडवोकेट का भी, एसएस भी कर रही है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। शी शुड सुपरवाइज कुकिंग मिड डे मील। मिड डे मील जो है सुपरवाइज करना, सही से हो रहा है कि नहीं देखते, जांच पड़ताल करते रहना आपका काम है। टू असेस द रेफर द केसेस ऑफ सर्व सीवियर माल न्यूट्रिशन जो चेकअप करना होता है, ये भी आप केसेस को असेस करके बच्चों को पता कर सकते हो। सीवियर माल न्यूट्रिशन कैसे पता कर किया जा सकता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट है, हम लोग यूनिट 8 में पढ़ चुके हैं पीईएम में, तो आप जरूर देख लेना। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। हेल्थ एजुकेशन, अरे एजुकेशन देती है ना, सो एजुकेट तो करेगी चिल्ड्रन एंड पेरेंट को, वहाँ पे बताएगी कि क्या लेना है क्या नहीं, कैसे आप माल नरिश को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन द स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। एक नर्स का काम होता है जितने भी बच्चे हैं वहाँ के रिकॉर्ड भी मेंटेन करे, तो ये भी काम करती है रिकॉर्ड वाला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेशनल आयोडीन जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, NIDCP। आप 5 मिनट या फिर जितने बार भी, कम से ये क्या है बस याद कर लेना है, NIDCP का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इस प्रोग्राम के बारे में आप लिख लोगे। तो ये क्या है, आयोडीन जो है एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एवरेज 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। नहीं मिलता है तो ये आयोडीन डिफिशियंसी में जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से कम हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च 100% सेंट्रली असिस्टेड नेशनल गोइटर प्रोग्राम पहले बोला जाता था कि ये ठीक हो सके गोइटर वाली, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है जो कि गला फूल जाता है, ज़्यादा ये थायराइड ग्लैंड को काम करने रहती है, इसीलिए इसका सेल का ग्रोथ हो जाता है तो गला फूला हुआ दिखता है, जो कि गोइटर की कंडीशन बोलते हैं। तो पहले ये NGCP था जो कि 1962 में आया था, लेकिन इसे रीनेम्ड कर दिया गया NIDCP। अब इसे याद करने में भी ठीक, मतलब पता चल जाता है कि हाँ आयोडीन की डिफिशियंसी को कमी करने के लिए प्रोग्राम है। एम क्या है इस प्रोग्राम का, मिनिमाइज करना आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को, साथ ही साथ आयोडाइज साल्ट लोगों को मिल सके, ये इसका एम है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, टू चेक द आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आयोडाइज साल्ट। इस प्रोग्राम के थ्रू देखा जाता है कि सारे जिला में, डिस्ट्रिक्ट में आयोडीन रिच डाइट सॉल्ट जो है वो मिले, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। आपको याद होगा 2010 की में कि कितना आयोडीन साल्ट पे हर एक टीवी ये सब पे ध्यान, मतलब प्रचार देता था कि लोग आयोडीन साल्ट, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा गोइटर की प्रॉब्लम थी। अगर आयोडीन रिच डाइट जो लेता है उनके प्रॉब्लम अंदर ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है, तो उस पर ध्यान देता है। टू कंडक्ट द सर्वे टू असेस इम्पैक्ट आयोडीन साल्ट आफ्टर 5 ईयर। ये देखता है कि कंडक्ट द सर्वे कि मतलब 5-5 साल पे देखता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो सही में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, साथ ही साथ जो साल्ट है उसका लेबोरेटरी मॉनिटरिंग भी करता है कि आयोडाइज साल्ट हर एक घर में मिले। और साथ ही साथ यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रिएशन, ये क्या है, अगर आप सही अमाउंट में आयोडीन लेते हो तो 90% काम होने के बाद ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सही एक पर्सन को आयोडीन सही मिल रहा है कि नहीं, या फिर आपके जो सॉल्ट बनाने वाला बिजनेस करते हैं उनके सॉल्ट में सही आयोडीन अगर रहा तो एक को खिलाया जाता था, फिर उसके यूरिन को एनालाइज किया जाता था। अगर वो सही अमाउंट में उनके यूरिन में मिल रहा है आयोडीन, मीन्स कि वो सही है सॉल्ट, वैसा सॉल्ट लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भी ये काम करता था। अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, साथ ही साथ अवेयर करना लोगों को कि आयोडीन रिच लीजिए नहीं तो गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी ये काम करवा रहा था। टारगेटेड ग्रुप कौन सा था, जितने भी इंटायर पॉपुलेशन है, बेसिकली वुमेन को ज़्यादा चाहिए होता है बच्चे की भी ग्रोथ करवाने के लिए लैक्टेटिंग और प्रेगनेंसी में, तो उनको, और साथ ही साथ चाइल्ड बियरिंग एज, वही प्रेगनेंसी की कंडीशन में एडोलसेंट जो लड़कियाँ हैं उनको देना, और यंग चिल्ड्रन को भी देना, क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ताकि ग्रोथ हो सके बच्चे को, तो उन्हें आयोडीन रिच लेना ताकि गोइटर की प्रॉब्लम से बचा सके। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटी क्या था कि द प्रोग्राम जो है बीइंग इम्प्लीमेंट स्टेट एंटायर पॉपुलेशन, पूरे जगह पे हर एक स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो, सबको आयोडीन रिच सॉल्ट मिले, रिड्यूस टोटल गोइटर रेट जिसे GTR भी बोलते हैं इन कंट्री, जो इतना ज़्यादा रेट बढ़ा था गोइटर को क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है, तो वो घट सके। प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन साल्ट आल्सो इंक्रीज,
क्योंकि इसमें जैसे कि आयरन सप्लीमेंट वो सब में दिया जा रहा था, विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जा रहा था, इसमें क्या दिया जाएगा, आयरन कोई इसमें आयोडीन का सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो सॉल्ट के थ्रू आयोडीन को दिया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आयोडीन रिच सॉल्ट लोगों तक पहुँचाया जा रहा था इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट आता था कंजप्शन ऑफ एडिक्वेसी आयोडाइज साल्ट हाउस होल्ड लेवल, वही बताइए कि घर घर तक ये पहुँच पाए आयोडाइज साल्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ये दोनों मिल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम के लिए। एक फैमिली वेलफेयर एंड डायरेक्टरेट जो जनरल है, हम लोग ये एनीमिया मुक्त में भी देखे थे, विटामिन ए में भी देखे थे, और इसके साथ एक और काम करता है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस DGHS। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोगों तक आयोडाइज साल्ट पहुँच सके, गोइटर का कंडीशन कम हो सके। रोल क्या है नर्स का, तो फिर से वही सारी रोल्स के असेस करेगी, कोई चिल्ड्रन में गोइटर है या नहीं है, आयोडीन की डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, देखेगी, मॉनिटर करेगी केस को इफेक्टिवली, सही और साथ ही साथ रेफर द केसेस, अगर किसी को है आयोडीन गोइटर की कंडीशन है तो PSC CSC के पास भेजना, फैसिलिटी के पास भेजना, प्लान एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशन देगी ताकि, और उस पर जोर देगी कि आयोडीन रिच फूड ले, बेसिकली सॉल्ट अच्छा ले, क्रिएटिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंस आयोडीन साल्ट क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके कमी से ऐसा हो सकता है कंडीशन, लोगों को अवेयर करवाना, और साथ ही साथ एडवोकेट करेगी चीज़ों को। एडवोकेट क्या करता है, इधर उधर के केस एडवोकेट करके लोगों के लिए बोलता है, तो वो वही जो है हाउस होल्ड कंजप्शन आयोडाइज साल्ट के लिए बोलेगी कि जब भी आप आयोडीन लेते हो तो आप देखो कि उसमें आयोडीन है कि नहीं है, तो ये एडवोकेट करेगी। साथ ही साथ मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड केसेस देयर प्रोग्रेस, ये प्रोग्राम का सही प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वो भी रिकॉर्ड नर्स को बनाना होता है, तो ये रिकॉर्ड करेगी। बस लास्ट एक आता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट WIFS। ये क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठो WIFS क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये एनीमिया मुक्त भारत से ही आपको मिलता जुलता होगा। इसमें भी जो है वो आयरन फॉलिक एसिड दिया जाएगा, डीवॉर्मिंग भी किया जाएगा, एल्बेंडाजोल भी दिया जाएगा। तो आप सोचोगे कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, बस इतना सा फ़र्क है कि उसमें 6 लोग सब लोग जो है वो 6 लोग बेनिफिशरी थे, लेकिन इसमें सिर्फ 10 से 19 साल के जो गर्ल एंड बॉय एडल्ट है बस उस पर ध्यान दिया जाता है, बस यही है, बाकी वही चीज़ आएगी। लॉन्च कौन किया है, वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो एनीमिया मुक्त को किया था। किस पे जोर दिया जाता है, चैलेंज ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ एनीमिया एमोंगेस्ट एडोलसेंट, गर्ल एंड बॉय में ज़्यादा होने की जो चांसेस होती है, सबसे ज़्यादा तो गर्ल में होती है, वैसे बॉय में भी, क्योंकि इस टाइम पे उनकी भी ग्रोथ होती रहती है, ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनमें भी एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर एडोलसेंट गर्ल्स जिनमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उनके अंदर आयरन की कमी होती है, तो उनके ऊपर सिर्फ ध्यान देना, वो सब पे ध्यान दे रहा था एनीमिया मुक्त भारत, लेकिन ये सिर्फ एडोलसेंट गर्ल एंड बॉय जो कि 10 से 19 ईयर के हैं उस पर ध्यान दे रहा था। उनके जो चैलेंज हो था कि उन्हें बहुत ज़्यादा एनीमिया कंडीशन थी, उन्हें उसे ठीक करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस सिवियरिटी ऑफ एनीमिया एडोलसेंट पॉपुलेशन, बेसिकली 10 से 19 ईयर वाले को। इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IF आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कम से कम वीक में एक बार मिले, ऐसा इस पर ध्यान दिया जाता था। और साथ ही साथ एल्बेंडाजोल भी देना है, उसे डीवॉर्मिंग बोलते हैं, हम लोग एनीमिया में भी पढ़े थे, एनीमिया मुक्त में भी। तो ये एक तो आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देगा और साथ ही साथ एल्बेंडाजोल का भी टैबलेट देता है। टू इन्फॉर्म द एडोलसेंट बॉय एंड गर्ल टू करेक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग आयरन इंटेक, साथ ही साथ लोगों को बता भी रहा है, एडोलसेंट को बता रहा है कि अभी आपको ज़्यादा जरूरत है तो रीच लीजिए। प्रिवेंटिंग वार्म इन्फेक्शन एमंग एडोलसेंट्स, जो वार्म का इन्फेक्शन है ज़्यादा होता है इसलिए एल्बेंडाजोल दिया जाता है। तो उन्हें बताना कि आप जो है एडेप्टेशन ऑफ करेक्ट हाइजीन प्रैक्टिस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इंक्लूडिंग फुटवेयर, हमेशा आप फुटवेयर पहनिए ताकि वार्म इन्फेक्शन आपको, इन्फेस्टेशन आपको ना हो, उनके साइन सिम्टम ना हो। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टारगेट ग्रुप कौन है, तो वही स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल जो है 6 से 12 ईयर के, और साथ ही साथ देखोगे तो 19 कॉलेज में भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आउट ऑफ स्कूल जो एडोलसेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन पे भी ध्यान देना। इंटरवेंशन कैसे काम कर रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुपरवाइज वीकली देना है, बेसिकली जो एडोलसेंट गर्ल है वो है उन्हें आयरन 100 mg देना है, फॉलिक एसिड 500 mg, बेसिकली 0.5 mg। और कितना देना है, एक साल तक देना है, 52 वीक आएगा एक साल में, फिक्स डे पे, बेसिकली मंडे को ले, ऐसा उन्हें बताना है ताकि वो भूले ना। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग टारगेट ग्रुप मॉडरेट सीवियर एनीमिया एंड रेफर, ये स्क्रीनिंग भी करता है कि अगर उन्हें एनीमिया ऐसी गर्ल्स में देखा जा रहा है तो उन्हें रेफ़र किया जाए, ट्रीट करवाया जाए। एक और काम है इसका डीवॉर्मिंग करना, जिसमें कि एल्बेंडाजोल को जो है वो बाई एनुअल, मतलब साल में 2 बार 400 mg का टैबलेट दिया जाता है ताकि कंट्रोल किया जा सके वार्म इन्फेस्टेशन जो है उसको। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग द इम्प्रूविंग डाइटरी इंटेक टू इंटेस्टाइनल वार्म इन्फेक्शन।
काउंसलिंग भी देना कि ताकि वो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन है सब, डाइटरी भी प्रैक्टिस सही हो जिससे वो बच सके। करेंट स्टेटस क्या है, आप बनाओगे टेबल, ये सब यूज़ करना एग्जाम में। प्रोग्राम जो है वो सभी जगह पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और बेसिकली 11.2 करोड़, यहाँ पे करोड़ है, लोग जो हैं बेनिफिशरी इसका लाभ ले रहे हैं, लड़कियां खा रही हैं इस प्रोग्राम का, जो भी आयरन और फॉलिक एसिड और डिवॉर्मिंग जो किया जा रहा है। रूल क्या है नर्स का, WIFS में अगर आए तो आपको लिखना होगा। तो असेस करेगी क्या, वल्नरेबल ग्रुप जो आइडेंटिफाई स्कूल गोइंग जो एडोलसेंट गर्ल ज़्यादातर, और बेसिकली बॉय भी जिनके अंदर अगर एनीमिया कंडीशन हो तो, और उसको सबसे पहले असेस करेगी। और आउट जो स्कूल के कॉलेज में भी नर्सेस आती है, अगर आप के कॉलेज में पता नहीं आई कि नहीं, लेकिन आती हैं और चेक करती हैं कि एनीमिया कंडीशन है कि नहीं। और वहाँ साथ ही साथ वो डिवॉर्मिंग जो है वो हैवी मैनिफेस्टेशन है उस एरिया में, सप्लीमेंट भी एल्बेंडाजोल का नर्स ही करती है। तो वो सप्लीमेंट करना और प्रोवाइड द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयरन और फॉलिक एसिड टू द नीडी पीपल, जो नीड जिनको है, जो गर्ल्स को चाहिए, उन तक पहुंचाना भी नर्स का काम है, बांटना भी नर्स का काम है, जो बेसिकली कम्युनिटी वाली नर्स होती है। मॉनिटरिंग द केसेस ऑफ इफेक्टिवली, वो काम कर रहा है कि नहीं, मॉनिटर भी आप करोगे। रेफर सीवियर एनीमिक केसेस अगर है तो फर्दर हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास आगे भेजना ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। प्लान एंड ऑर्गेनाइज द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को भी हेल्थ एजुकेट करती है तो वहाँ भी आयरन सही लेना है, ये सब बताना है, विटामिन सी डाइट लेना है ताकि एब्जॉर्प्शन सही से हो सके, ये आप बताओगे। एडवोकेट द रोल, हाँ वही एडवोकेटी में बेसिकली आता है कि चीज़ों को ऐड करना। तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ये भी लोगों को आप बताओगे, एडवोकेसी करोगे। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड केसेस देयर प्रोग्रेस, सही में वो प्रोग्रेस पे है कि नहीं वो देखोगे। टाइमली एंड रेगुलर फॉलो अप केसेस, हमेशा देखते रहना है लोग सही है कि नहीं। ऑल्सो मेंटेन द स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, क्योंकि स्कूल में भी ये काम कर रहा है तो रिकॉर्ड भी नर्स को मेंटेन करना रहता है। आए तो आप या तो 10 पॉइंट लिख दो या फिर असेसमेंट लिखो, एडवोकेसी लिखो, अवेयरनेस लिखो, हेल्थ एजुकेशन लिखो, जो चीज़ें लिखो और उसके अंदर डिफाइन कर दो, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है, बड़ा था लेकिन हम लोग ख़त्म कर चुके। इससे याद कैसे रखना है, बेसिकली आप करोगे क्या, ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अभी तक आप डिफिशियंसी से ही जान चुके हो। प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिशन को जितना आ सके लिखना, एनीमिया को जितना आ सके लिखना। इसके बारे में लिखने के बाद पॉलिसी तो उतना आता नहीं है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आएगा तो ये होता क्या है, बेसिकली 6 है। विटामिन ए सप्लीमेंट, एनीमिया मुक्त भारत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड वाला, और मिड डे मील, और एक आयोडीन, और एक फॉलिक एसिड वाला। तो आप क्या करना, एक बार बैठना और 6 को लिख लेना, और फिर आप देखना कि हाँ इसमें जो आप नाम याद रख लिए, एनीमिया मुक्त भारत में आयरन फॉलिक एसिड डिवॉर्मिंग किया जा रहा था तो वो लिखोगे। और नर्स का तो एक ही ज़्यादातर काम आप देखोगे, असेस करेगी, बांटेगी, एडवोकेट करेगी, अवेयर करेगी, हेल्थ एजुकेशन देगी। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक मैं पोस्ट की थी तो वहाँ पे था कि मैं बोली थी कि कौन सा सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सब लोग बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा वोटिंग की है। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा टॉपिक में आपको डाउट है, क्योंकि पूरा तो अभी से पॉसिबल, मतलब पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि पढ़ा चुकी हूँ। जिस टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना, ज़्यादा उस पर ज़्यादा लोगों का डाउट रहा तो उसमें मैं रिवीजन करवाऊँगी इस वीडियो का, क्योंकि ये अब हमारा ख़त्म होने वाला है, बस फूड सेफ्टी बचा, तो बायोकेमिस्ट्री का कुछ रिवीजन हो जाएगा ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके और अच्छे से आप बायोकेमिस्ट्री भी लिख पाओ। बायोकेमिस्ट्री से भी डरना नहीं है, बेसिकली उस पर चीज़ों को एज इट इज़ याद रख के लिखना होता है। तो ये था, और इसका नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सीधा जा सकते हो ऐड टू कार्ट। उसके लिए थोड़ा पे करना होगा, बहुत ही कम अमाउंट है क्योंकि मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 का भी है, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का भी है, और साथ ही साथ ये अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का भी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन करो। साथ ही साथ जहाँ पे उस PDF पढ़ने में प्रॉब्लम, जिनके पास कम टाइम है तो वो PDF पढ़ रहे हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो सबका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट हमारा बचा है फूड सेफ्टी, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।